नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। क्लीन चिट के बाद आर्यन के एनसीबी को दिए बयान का खुलासा, नींद की बीमारी दूर करने के लिए गांजा लेने की बात की थी स्वीकार। जमीयत की बैठक में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा ईदगाह पर प्रस्ताव पास, कहा दोनों का दावा नहीं छोड़ेंगे मुसलमान। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान से तिलमिलाए कट्टरपंथी, पहले दी जान से मारने की धमकी, फिर मुंबई में एफआईआर दर्ज। हरियाणा में रैली करने पहुंचे आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल, बीजेपी पर जमकर किया प्रहार। नेपाल में लापता विमान हुआ क्रैश, धमाके वाली जगह हुआ था आखिरी बार संपर्क, प्लेन में 4 भारतीयों समेत 22 लोग थे सवार। पहली खबर आर्यन खान पर, जिसे ड्रग्स मामले में क्लीन चिट दिए जाने के बाद अब एक दिलचस्प जानकारी मीडिया के सामने आई है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो एनसीबी की जांच के दौरान आर्यन ने खुद ड्रग्स लेने की बात को स्वीकारा था और कहा था कि उन्होंने गांजा पीना ग्रेजुएशन के दिनों से शुरू किया था। दिलचस्प बात तो यह है कि एनसीबी की ओर से फाइल की गई चार्जशीट में भी आर्यन के इस स्टेटमेंट को लिखा गया है। इस चार्जशीट में क्रूज से पकड़े गए 20 लोगों में से 14 के नाम हैं और जिन 6 आरोपितों का नाम सबूतों के अभाव में हटाया गया है, उनमें से एक आर्यन खान भी हैं। डॉक्टर साहब, आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी गई, फिर भी एनसीबी ने अपनी चार्जशीट में इस स्टेटमेंट को क्यों शामिल किया है? देखिए, बहुत सारी चीजें अब संदिग्ध दिख रही हैं। चार्जशीट में यह भी मेंशन किया हुआ है कि जब वो अमेरिका गया हुआ था तो वहां उसे स्लीपिंग डिसऑर्डर था, तो उसने गांजा पिया, फिर लत लग गई, फिर उसने वहाँ ड्रग्स भी लिया। इतना ही नहीं, ये भी चार्जशीट में डाला हुआ है कि जो व्हाट्सएप चैट ये चंकी पांडे के बेटी के साथ इसके हो रहे थे, ये भी मालूम चला कि भाई एक ड्रग पेडलर के साथ इसके रिश्ते थे। फिर भी क्लीन चिट, अजीब कहानी है। दिक्कत क्या है कि ये सारी बातें चूंकि उसने स्वीकार की थी, पूछताछ के दौरान उसने कबूल किया था, तो उसे चार्जशीट से हटाया नहीं जा सकता। तो जो व्यक्ति इस तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा था और उसके दोस्त, उसके ग्रुप के पास से भी ड्रग्स मिल रहा है, तो क्लीन चिट देने की वजह क्या हो सकती है? तो चार्जशीट में बताया गया कि भाई हमारे पास कोई उस तरीके का एविडेंस हम नहीं उपलब्ध करा पाए। भाई आपने कोशिश की, इसका मतलब है कि ये दाल में पूरा काला ही काला है। और अब इसलिए सवाल और भी खड़े होते हैं, क्योंकि देखिए कैसा मीडिया भोंपू बना हुआ है। आहा बेचारा निर्दोष था, शाहरुख खान का बेटा था, सेलिब्रिटी का बेटा था, इसलिए उसको जेल में डाल दिया गया। ऐसे उसका महिमा मंडन किया जा रहा है कि जैसे ये कोई पहला व्यक्ति है जो किसी एजेंसी के द्वारा पकड़ा गया और उसे क्लीन चिट मिल गई हो। ये बहुत बड़ा सवाल किसी और पे नहीं, एनसीबी के ऊपर अब खड़ा हो रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आर्यन खान को क्लीन चिट दिए जाने के बाद अब खुलासे हो रहे हैं, उसके बाद एनसीबी की चार्जशीट सवालों के घेरे में आ गई है। अगली खबर की बात करते हैं, जहां ज्ञानवापी पर छिड़े विवाद के बीच लखनऊ में जमीयत उलेमाए हिंद का सम्मेलन दूसरे दिन भी जारी रहा। हजारों रहनुमाओं की इस सभा में दूसरे दिन पहले कॉमन सिविल कोड के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया। सम्मेलन में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा ईदगाह के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ, जिसके तहत ये कहा गया है कि मुस्लिम ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की ईदगाह का दावा नहीं छोड़ेंगे। इस प्रस्ताव का सम्मेलन में मौजूद तमाम लोगों ने समर्थन भी किया है। डॉक्टर साहब, अब तो ज्ञानवापी को लेकर कई तरह के सबूत भी पेश किए जा चुके हैं और ये बात सामने आई है कि वहां एक मंदिर था, लेकिन फिर अब ये जमीयत में क्यों प्रस्ताव पास किया गया? जमीयत उलमाए हिंद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ये देवबंद स्कूल है।
सबसे बड़ा इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है और सबसे ज़्यादा मस्जिदों के ऊपर जमीयत का कब्जा है। अब आपने एक नेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस किया, इस्लाम के ऊपर बड़े बड़े जानकार वहां मौजूद थे। आपने क्या किया? आपने कह दिया कि दोनों मस्जिद, चाहे वो ज्ञानवापी का हो चाहे वो मथुरा का हो, उस पर हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। भाई, किस मुंह से फिर ये कहते हो कि इस्लाम में तो ये साफ साफ लिखा हुआ है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई जा सकती जी। और अगर किसी मंदिर में कोई नमाज पढ़ रहा हो तो वो नमाज जो है वो कबूल करने के लायक नहीं है, वो मकरूह हो गया जी। दोनों ही बात आप करोगे। कोई मसला कोर्ट के अंदर चल रहा है, उस कोर्ट के फैसले को मानना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो। कोर्ट अगर ये कह देता है, सर्वे रिपोर्ट ये कह देती है कि भाई अंदर कुछ नहीं है, अंदर शिवलिंग नहीं है, अंदर कोई हिंदू धर्म का कोई प्रतीक चिन्ह नहीं है, हिंदुओं का दावा खारिज हो जाएगा। और अगर मंदिर के निशान, उसके सबूत मिल रहे हैं तो हिंदुओं का दावा आप कैसे खारिज कर सकते हो? आप मसला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट के फैसले से पहले ही आपने ये ऐलान कर दिया और दूसरे मुंह से फिर ये भी कहते हो कि भाई संविधान को बचाना है, हिंदुस्तान में रूल ऑफ लॉ को पालन करना है। आपको कोर्ट के फैसले का इंतजार करने का भी पेशेंस नहीं है। तो ये पावर पॉलिटिक्स किया जा रहा है। दरअसल इस तरह के जलसे के जरिए मुस्लिम समाज और जमीयत, इस तरह के लोग, तमाम ये जो सेकुलरिज्म के नाम पे मुस्लिम परस्त राजनीति, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर दबाव बनाने की ये कोशिश है। जी बिल्कुल, मतलब साफ है कि चाहे कट्टरपंथी कितने भी दावे कर लें, लेकिन जो कोर्ट का फैसला होगा वो उन्हें मानना ही पड़ेगा। वहीं ज्ञानवापी पर चल रहे विवाद के बीच अब सच बोलने पर जान से मारे जाने की धमकी और लोगों पर एफआईआर होने लगी है। टाइम्स नाउ पर विवादित ज्ञानवापी परिसर पर चर्चा के दौरान नुपुर ने कुछ तर्क दिए थे, जिसके बाद से इस्लामिक कट्टरपंथी को मिर्ची लगने लगी है। फिर ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर ने अपने प्रोपेगेंडा के तहत बीजेपी प्रवक्ता नुपुर का वीडियो शेयर किया और कट्टरपंथियों को उकसाने का काम शुरू कर दिया। ऐसे में नुपुर और उनके परिवार को कट्टरपंथियों ने ट्वीट कर जान से मारने की धमकियां देनी शुरू की, जिसे खुद नुपुर ने ट्विटर पर शेयर भी किया है। डॉक्टर साहब, क्यों ये कट्टरपंथी इतने तिलमिलाए हुए हैं कि सच बोलने पर अब ये जान से मारने की धमकी देने लगे हैं? भाई, पाकिस्तान से कोई ट्वीट कर रहा है कि इसका सर कलम कर दो, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया इसने? हालांकि मैं इस बात को मानता हूं कि किसी भी धर्म के व्यक्ति के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को, जो चीज़ नहीं कही जा सकती, जो चीज़ें नहीं कहना चाहिए, उसको आप सार्वजनिक जगह पे नहीं कहें जी। लेकिन उसने जो बातें कही, मैं तो देख रहा था, दो बातें उन्होंने कही, एक शादी को लेकर के और एक और बात जो है वो किसी घोड़े को लेकर के, जिसको बराक कहते हैं। ठीक है, ये कहानी हम लोग को ही मालूम है, सारी दुनिया जानती है। दिक्कत क्या है कि बीजेपी की प्रवक्ता, वो भी महिला, ने ये बात कह दी डिबेट के दौरान, तो आप फतवा जारी करने लग गए, उसकी मौत, उसको धमकी देने लग गए। पाकिस्तान से भी ट्वीट हो रहा है और हिंदुस्तान में बैठे लोग उसे रीट्वीट कर रहे हैं। जो भी बात टाइम्स नाउ के उस कार्यक्रम में नुपुर ने कही, वो बातें आप खंगालो, यूट्यूब का जमाना है, आपको मिल जाएगा। जाकिर नायक, जिसके ये कट्टरपंथी फैन हुआ करते, उसने ये कहानी बताई, कैसे शादी हुआ, कब मैरिज जो है कंज्यूमेट हुआ, फांसी पर लटकाओ उसको। भाई, हिंदुस्तान में लोग इस्लाम के बारे में जानते कहाँ थे? ये तो पिछले 2-3 सालों में, जब से ये जाकिर नायक सामने आया है, लोग जानना और समझने, उसके कहानी और इतिहास को जानने लग गए। तो फांसी पे लटकाना है, सर कलम करना है, इनाम लगाना है, तो जाकिर नायक पे लगाओ। देश के लिए, दुनिया के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए कोई अच्छा काम होगा कि उसका सर कलम हो जाए, क्योंकि ये बात तो उसने ही बताई। रही बात उड़ते हुए घोड़े की, सारे मौलानाओं से, किसी भी मौलाना से आप ये सवाल कर ले, वो यही जवाब देगा जो नुपुर कह रही थी
कि भाई ये कैसे तय हुआ कि मुसलमानों को कितनी नमाज पढ़नी चाहिए, ये कहानी क्या है वो बता दो, किसी से भी पूछ लो वो बता देगा भाई कैसे कैसे क्या हुआ। तो कट्टरपंथी अपना फन फैला रहे हैं। ये नुपुर ने क्या कहा उसके लिए नहीं है, चूंकि वो एक महिला है, चूंकि वो बीजेपी की प्रवक्ता है, इसलिए ये गुस्सा है। और ये इस तरह के लोग, ये जुबैर किस्म के लोग, ये समाज के लिए जहर है, फिल्थ। इन लोगों से जितना आप दूर रहेंगे स्वस्थ रहेंगे। जी, यानी कि एक महिला प्रवक्ता ने सच बोला, उस पर कट्टरपंथी तिल मिलाए और नतीजतन उनको जान से मारे जाने की धमकियां मिलने लगी। अगली खबर हरियाणा से, जहां अपनी जमीन मजबूत करने के लिए आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पहुंचे। यहां केजरीवाल ने कुरुक्षेत्र में रैली को संबोधित किया और 2024 का चुनावी बिगुल फूंकते हुए बीजेपी सरकार को चुनौती दी। केजरीवाल ने कहा कि वो बीजेपी को चैलेंज करते हैं कि 2024 का चुनाव मनोहर लाल खट्टर के साथ लड़कर जिताएं। इसके साथ ही केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा प्रहार करते हुए कहा, जो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बने, वो हमारे साथ आए। जो चाहते हैं कि उनके बच्चे दंगाई, गुंडे और बलात्कारी बने, वो भाजपा के पास चले जाएं। डॉक्टर साहब, पहले दिल्ली, फिर पंजाब और अब हरियाणा में केजरीवाल अपनी जमीन मजबूत करने पहुंच गए हैं। देखिए, वो जमीन बहुत जगह पे मजबूत करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनने की लालसा है, लेकिन मैं तो बार बार कहता हूँ वो हर 5 सेंटेंस में 3 बातें झूठ बोलता है। ये केजरीवाल, ये जो हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है, ये इसकी खासियत है। खबर आपने इसको चुना, आपको मैं इस बात के लिए मुबारकबाद दूंगा कि मुझे बोलने का मौका मिला। भाई, देश में 30 के आसपास मुख्यमंत्री हैं, सब कहीं ना कहीं रैली करते हैं रोज, कहीं लाइव नहीं चलता। ये हरियाणा में भाषण देने क्या गया, सारे लोग, सारे चैनल लाइव दिखा रहे थे। जिन जिन चैनल पे लाइव चला है, समझ लीजिए उसकी दलाली करता है, पैसे देकर के दिखाया जाता है ये लाइव। तो एक बात तो ये। दूसरी बात, इसने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी में गुंडे बनाना, ये करना है, वो करना है। रेपिस्ट किसके पास है? कौन राशन कार्ड बना रहा था? आपका एमएलए। गुंडागर्दी, मारपीट करने में कौन लोग पकड़े जाते हैं? तो ये आपके एमएलए। भाई, ये भारती गया ना जेल, किस चीज़ के लिए गया? मारपीट कर रहा था लखनऊ में जाकर के। कितने लोग भ्रष्टाचार के केस में अंदर गए, कई लोग अभी अंदर जाने वाले हैं। तो ये कहना कि हम दुनिया से पाक साफ है, अरे भाई, तुम तो उस तरह के शख्स हो जिसने ये कहा कि हम पढ़े लिखे लोगों को अपनी पार्टी में जगह देंगे। तुमने तो उसके साथ मारपीट की। डॉक्टर आनंद, प्रोफेसर आनंद को, योगेंद्र यादव को तुमने पार्टी से कैसे निकाला? मारपीट करके, धक्के दे करके। तो ये गुंडागर्दी की बात जो है वो किसी और को समझाना चाहिए, ये झूठा व्यक्ति है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात, किसने बताया कि जब डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ आई थी तो उन्होंने मोदी जी से कहा कि मुझे केजरीवाल के स्कूल देखना है। ऐसे वो कहानी बता रहा था। झूठ तो इस तरीके से बोलता है कि सच बोलने वाला भी डर जाए। इसने कहा कि भाई, ट्रंप की वाइफ ने कहा मोदी जी से कि हमें केजरीवाल के स्कूल को ही देखना है, और उसके बाद इसने कहा कि मोदी जी ने मना कर दिया, बोला नहीं नहीं, हमारे स्कूल को देख लो, केजरीवाल के स्कूल में मत जाओ। और उसके बाद इसने कहा कि नहीं, वो जिद करती रही कि हमको केजरीवाल के स्कूल में ही जाना है, और वो देखने के लिए आई। पहली बात, देश को, जनता को इतना मूर्ख नहीं समझा जाना चाहिए। वो कहाँ आएंगी, कहाँ जाएंगी, किस स्कूल में भी जाएंगी, वहाँ क्या सिस्टम होगा, नहीं होगा, ये हिंदुस्तान के विदेश मंत्रालय और उनके साथ जो मीटिंग होती है वो तय होता है जी। ये केजरीवाल का रैली नहीं है कि घर में बैठ के ये तय कर लोगे कि पंजाब में जाएंगे तो फगवाड़ा जाएंगे, वहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से वहाँ जाएंगे। ये तमाशा बिल्कुल बंद करना चाहिए। इस तरह के व्यक्ति जो राजनीति में है वो
डेंजरस है। जी बिल्कुल, जिस तरह से केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब में अपने खोखले वादे कर वहां सरकार बनाई, वही खोखले वादे लेकर अब केजरीवाल हरियाणा पहुंच गए हैं। अब रुक करते हैं नेपाल का, जहां पोखरा से जोमसोम जा रहा यात्री विमान दुर्घटना का शिकार हो गया। इस विमान में क्रू मेंबर समेत 22 लोग सवार थे, जिसमें 4 भारतीय भी शामिल थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना था कि सुबह 10:07 से विमान से कोई संपर्क नहीं हो पाया था, जिससे प्लेन के क्रैश होने की आशंका जताई जा रही थी। फिर शाम करीब 4 बजे विमान का मलबा मिला। अब घटनास्थल पर जांच पड़ताल की जा रही है। डॉक्टर साहब, सुबह से ही ये प्लेन मिसिंग बताया जा रहा था, फिर अचानक 4 बजे के करीब ये खबर आई कि वो प्लेन क्रैश हो चुका है। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, बताया जा रहा है कि वेदर कंडीशंस जो हैं उसमें अचानक से इनका जो ग्राउंड से जो कनेक्शन था वो उस वजह से वो टूट गया। होता है, कभी डिसोरिएंटेशन हो जाता है, लेकिन आज के ज़माने में इस तरह के क्रैशेस हो रहे हैं, ये अपने आप में एक चिंताजनक सवाल है। पहले बताया गया भाई लापता लापता लापता, सारे लोग घूम रहे हैं कि भाई पता नहीं किडनैप हो गया, क्या हो गया, लेकिन बाद में मालूम चला कि वो किसी पहाड़ के पास जाकर के टक्कर खा करके, चूँकि वो सारा कुछ फ्रीज हो चुका था, उसमें क्रैश होने की वजह से। और वो भी इसका पता कैसे चला, कुछ फ़ोन्स जो है उसके लोकेशंस को ट्रेस किया गया, जिससे वो पता चला कि वहाँ पे हो सकते हैं ये लोग। 4 इंडियंस भी थे। एक दुखद घटना है, जब एयर क्रैशेस इस तरीके से होते हैं पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बनता है। एक छोटा सा भी प्लेन अगर एयर क्रैश करता है, ये चिंताजनक स्थिति है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना ज़्यादा हो रहा है, हमें वेदर के बारे में, विंड के बारे में इतनी जानकारियाँ होती हैं। हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एविएशन का वो भी बहुत आगे निकल चुका है। तो ये इस तरह के जो दुर्घटनाएं होती हैं वो सबके लिए एक सबक की तरह याद रखना चाहिए। जी बिल्कुल, प्लेन क्रैश हुआ, ये दुखद घटना है, लेकिन साथ ही जिस वेदर कंडीशंस के चलते इस प्लेन के क्रैश होने की खबर सामने आई, वो अपने आप में दुनिया के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।